हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का HLP डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 12 के मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो 8 नंबर में पूछे जाते हैं और आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और ये क्वेश्चन अभी तक कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा। तो आप लोग यहाँ से पढ़ चुके थे, 5-5 नंबर के सवाल भी बता दिए थे और 7 नंबर के भी हो गए थे। 7 नंबर के भी 8-8 नंबर में पूछे जाते हैं। यहाँ से बताना है 8 नंबर के सवाल। और ये देखो 8 नंबर में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 से पाई, समाकलन का सवाल है 0 से पाई x sin x 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिमिट दी गई है 0 से पाई। ये सवाल आप लोग पढ़ चुके हो, ये प्रगुण बेस्ड सवाल है। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। 8 का नंबर इंटीग्रेशन 0 से पाई x sin x और बटे में है 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx। तो ये जो दिया गया फंक्शन, इसको हम i के बराबर सपोज कर लेते हैं। यहाँ से i बराबर इसको मान लेते हैं, i बराबर 0 से पाई, ये इसकी लिमिट है x sin x बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx। इसको समीकरण यहाँ पर फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरी समीकरण प्रगुण 4 यहाँ पर यूज करेंगे। जो प्रगुण 4 होता है, प्रगुण 4 आपको पता है, जो प्रगुण 4 होता है ये होता है लिमिट a to b, ये होता है x माइनस b dx। तो यहाँ से यानी जो फंक्शन दिया गया इसकी जो लिमिट दी गई है, तो यहाँ से लिखेंगे तो i बराबर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई, x की स्थान पे रखेंगे x माइनस पाई, सॉरी ये जो होता है प्रगुण, ये होता है यहाँ से x dx बराबर ये होता है इंटीग्रेशन a to b माइनस x। ये दोनों फंक्शन होते हैं। यदि यहाँ से यदि इसको हम 0 से लेंगे, 0 to b लेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से b माइनस x dx। तो इस अकॉर्डिंग यदि यहाँ से हम 0 से यदि 0 to पाई है तो इसको हम 0 to b रख के यदि हल करेंगे तो 0 से b जो प्रगुण 4 होता है ये होता है b माइनस x dx, यानी जो इसकी लिमिट होती है उससे x को माइनस कर देते हैं। तो ये इस अकॉर्डिंग यहाँ पर जो x होगा और यहाँ पर जो लिमिट अपर लिमिट 0 माइनस करेंगे तो x ही रहेगा। यानी यहाँ से इसको लिख सकते हैं पाई माइनस x इंटू साइन पाई माइनस x और बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर x के स्थान पे x को फिर चेंज कर देंगे पाई माइनस x dx। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई और ये i बराबर साथ में चलता रहेगा। यहां से पाई माइनस x, इसको इतना ही रखेंगे। आपको पता है यदि साइन 180 माइनस थीटा होता है तो साइन 180 माइनस थीटा यदि साइन थीटा ही होता है तो ये हो जाएगा साइन x और बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर x। यहाँ पर पाई माइनस थीटा ये भी कॉस स्क्वायर ही रहेगा, dx हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण फर्स्ट को और समीकरण 2 को, यहाँ पर समीकरण फर्स्ट और 2 को जोड़ देंगे तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड। फर्स्ट समीकरण है i बराबर, तो यहाँ i और सेकंड समीकरण भी i बराबर है तो i प्लस i हो जाएगी बराबर इंटीग्रेशन 0 to पाई x sin x बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx प्लस दूसरी समीकरण को यहाँ पर ऐड करेंगे तो 0 से पाई माइनस x sin x और बटे में है 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx।
यदि यहाँ पर देखें इन दोनों समीकरणों को, तो इन दोनों समीकरणों में इसका जो हर है दोनों में सेम है, और अंश में साइन एक्स और साइन एक्स दोनों में कॉमन मिल रहा है और इनकी लिमिट भी सेम है। और यहाँ पर बराबर के इस बार आई आई, इसको जोड़ेंगे तो 2i हो जाएगा। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 0 से पाई साइन x बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से x बच रहा है प्लस यहाँ पर बच रहा है पाई माइनस एक्स और dx। तो 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन एक्स। यदि यहाँ पर देखें तो देखो x प्लस का x माइनस का है तो x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर केवल पाई बच रहा है। तो यह आ जाएगा आपका पाई साइन एक्स बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। यहाँ से इसका अभी डायरेक्ट हम अवकलन नहीं कर समाकलन नहीं कर सकते, इसलिए जो बटे में हर है तो हर में जो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दिया गया है, यहाँ पर यदि हम कॉस एक्स बराबर टी मानेंगे तो कॉस एक्स का अवकलन करेंगे तो साइन एक्स हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से मान लेते हैं माना बटे में जो कॉस एक्स है, कॉस एक्स को बराबर में टी के मानेंगे तो इसका अवकलन करेंगे तो कॉस एक्स का अवकलन आपको पता है कि माइनस साइन एक्स होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स और एक्स का हो जाएगा डी एक्स बराबर में डी टी के। तो यहाँ से यदि हम निकालेंगे साइन एक्स डी एक्स, ये इधर माइनस को पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का डी टी। ये मान यहाँ पर पुटअप कर देते हैं, मान पुटअप करेंगे तो ये आ जाएगा 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई। पाई कांस्टेंट वैल्यू है तो इसलिए पाई को बाहर भी लिख सकते हैं, तो इसको बाहर लिख लेते हैं इनटू में। यह आ जाएगा आपका साइन एक्स डी एक्स, इसके स्थान पे माइनस डी टी रख सकते हैं तो यह आ जाएगा माइनस डी टी बटे में 1 प्लस कॉस एक्स बराबर टी माने हैं तो इसका कॉस स्क्वायर है इसलिए टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से माइनस भी कॉमन ले लेते हैं तो यह आ जाएगा 2i बराबर माइनस पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। आप लोगों को पता है जो 1/1 में 1 प्लस टी स्क्वायर होता है, इसका समाकलन tan इनवर्स x होता है, क्योंकि इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हो। तो यहाँ से फार्मूला इसका होता है इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो फंक्शन है इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर x था इसलिए x आ रहा था, यहाँ पर t है तो tan इनवर्स t हो जाएगा। यानी यहाँ से 2i बराबर माइनस पाई इंटीग्रेशन, यहाँ से इसको सॉल्व कर रहा है इसलिए इंटीग्रेशन हट जाएगा तो इसका समाकलन करेंगे तो यह आ जाएगा tan इनवर्स t और लिमिट वही रहेगी 0 से पाई। यहाँ से 2i बराबर i बराबर हमें निकालना है इसलिए 2 बटे गुणे में है, इसको पक्षांतर करेंगे तो i बराबर 2 बटे में चला जाएगा यानी माइनस का पाई बाई 2। यहाँ पर लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट पहले रखेंगे तो यह आ जाएगा tan इनवर्स पाई। सॉरी, यहाँ से हमें लिमिट भी चेंज करना होगा यदि हम यहाँ से माने हैं तो यहाँ पर लिमिट भी चेंज कर लेते हैं इसकी। देखिए यहाँ से लिमिट नहीं चेंज किए, लिमिट चेंज करेंगे तो यदि यहाँ पर हम लिमिट चेंज करेंगे इसकी तो यदि यहाँ पर cos x बराबर हमने t माना था और इसकी अपर लिमिट पाई है तो अपर लिमिट cos x बराबर t पर अपर लिमिट रखेंगे यदि x बराबर t तो यह आ जाएगा cos पाई बराबर t। cos पाई जो होता है यानी 180 अंश और cos 180 अंश का मान -1 होता है इसलिए आ जाएगा -1, यानी t बराबर अपर लिमिट इसकी -1 हो जाएगी और दूसरी है 0। तो यहाँ से लोअर लिमिट रखेंगे यानी x बराबर 0, तो x बराबर 0 पर निकालेंगे तो cos 0 आ जाएगा। ठीक है, आपको पता है जो cos 0 होता है इसका मान 1 होता है तो t बराबर 1 आ जाएगा, यानी इसकी अपर लिमिट -1 और लोअर लिमिट 1 होगी। तो ये लिमिट यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। तो जहाँ से हमने t माना है वहीं से इसको चेंज कर लेना है। तो ये हो जाएगी अपर लिमिट है -1 और लोअर लिमिट है +1, तो ये भी -1
+1, ये भी हो जाएगी -1 और +1। तो यहाँ से लिमिट लगाएंगे, लिमिट यहाँ पर लगाएंगे तो अपर लिमिट -1 है तो -1 रखेंगे। आपको पता है यदि लोअर लिमिट रखते हैं तो माइनस साइन के साथ रखते हैं, तो यहाँ पर लोअर लिमिट हो जाएगा -tan 1। यहाँ से आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आपको पता है जो tan 1 -1 होता है, इसका मान यदि पाई में देखें तो पाई में इसका मान होगा 3π/4। तो ये आ जाएगा I बराबर माइनस का π/2, मान रखेंगे -1, यानी -1 को यदि हम पाई में चेंज करेंगे तो आ जाएगा tan 1 -1 के स्थान पर रखेंगे 3π/4 माइनस tan 1 का मान देखिए यदि पाई में तो ये π/4 होता है यहाँ से, और ये तो माना हुआ फंक्शन था, लिमिट निकाले थे इसकी इधर। यहाँ से I बराबर माइनस का π/2, आपको पता है यहाँ से देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसका हमने मान रखा था। तो यहाँ पर आप लोगों को लिमिट तो समझ में आ ही गई होगी, इसलिए इसको थोड़ा यहाँ से साफ कर देते हैं। यहाँ से मान रखेंगे तो I बराबर यह आ जाएगा माइनस का π/2 tan 1। पाई का मतलब आप लोग समझते हो, जो पाई होता है ये 180 के बराबर होता है, और जो -1 होता है ये 3π/4 के बराबर होता है, यानी ये हो जाएगा 3 गुणे 180/4 के। तो यदि इसको हम डिवाइड करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा और 4 पंचे 20, यानी ये आ जाएगा 90 डिग्री। सॉरी, यहाँ से ये आ गया आपका 3 गुणे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 15 और 3 चौक 12, 135 डिग्री। यानी जो -1 है tan -1 जो मान होता है ये 135 डिग्री का होता है, इसलिए इसको हम लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं tan -1 के स्थान पर रखेंगे tan 3π/4 माइनस tan 1 जो होता है ये आप सभी को पता है, जो 1 होता है tan में ये 45 अंश का मान होता है, और 45 अंश को हम π/4 लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो tan π/4 लिखेंगे तो ये आ जाएगा tan π/4। यहाँ से I बराबर माइनस का π/2, यहाँ से tan तो कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बचेगा 3π/4 माइनस यहाँ पर भी tan से tan कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बचेगा π/4। यदि यहाँ पर देखें तो इन दोनों की हर सेम है, तो यदि हर बराबर होते हैं तो ऊपर जो संख्याएं होती हैं प्लस में होती हैं तो जुड़ जाती हैं, और माइनस में होती है तो घट जाती हैं। तो यानी माइनस का π/2, 3π से पाई को माइनस करेंगे तो ये आपका बचेगा 2π/4। आगे इसको कैलकुलेट करेंगे। यदि यहाँ से देखें तो बटे में 2 है और गुणे में भी 2 है, तो यहाँ से बटे के 2 से हम गुणे के 2 को कैंसिल कर देते हैं, तो यह आपका आ जाएगा I बराबर -π गुणे में π/4। पाई का गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा आपका माइनस का π²/4। आई होप आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ये 8 नंबर का क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और आप लोग इसको नोट भी करते रहिएगा। अब इसके आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है, ये भी 8 नंबर का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन 0 से π/2 रूट साइन एक्स बटे में अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो लिमिट दी गई है इस लिमिट का प्रयोग करके हमें इसका मान ज्ञात करना है, और ये सवाल भी आपको प्रगुण 4 से हल करना है। तो यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन नोट करते हैं 8 नंबर का। ये खा का फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 0 से π/2 अंडर रूट साइन एक्स
और बटे में है अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ से जो ये समीकरण दी गई है इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, यानी आई के बराबर मान लेते हैं। तो आई बराबर ये आ जाएगा आपका आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स बटे में अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रगुण 4 यूज करेंगे, प्रगुण 4 से। तो प्रगुण 4 आपको पता है, जो प्रगुण 4 होता है वो जो लिमिट होती है उससे हम x को माइनस कर देते हैं। तो ये आ जाएगा आपका आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 है। लिमिट यहाँ पर यूज करेंगे साइन, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर उसको हम लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स बटे में अंडर रूट साइन x के स्थान पे हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस के स्थान पे हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ से आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2। यदि यहाँ से देखें तो जो पाई बाई 2 होता है आपको पता है कि 90 डिग्री पर जो लिमिट होती है वो चेंज होती है, यानी साइन का कॉस में हो जाता है और कॉस साइन में चेंज हो जाता है। तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, यानी ये प्रथम चतुर्थांश में है और प्रथम चतुर्थांश में आल पॉजिटिव होते हैं, इसलिए साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स ही हो जाएगा कॉस एक्स, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से आई बराबर आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, ये आ जाएगा कॉस एक्स बटे में, फिर यहाँ पर साइन है और साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, यानी फिर साइन बदल जाएगा कॉस एक्स में, प्लस कॉस है तो ये कॉस बदल जाएगा साइन एक्स में डी एक्स। आगे यहाँ से इसको समीकरण यहीं पर 2 सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व या 1 प्लस 2 लिख सकते हैं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो यहाँ से समीकरण फर्स्ट में आई के बराबर है तो इसको लिखेंगे आई प्लस सेकेंड भी आई के बराबर है तो ये आई हो जाएगा बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स बटे में है अंडर रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स, प्लस दूसरी समीकरण 0 से पाई बाई 2 अंश में है अंडर रूट कॉस एक्स बटे में अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ पर साइन और कॉस प्लस में इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से यदि इन दोनों समीकरणों में देखें तो इसका जो हर है वो दोनों में सेम है। तो आपको पता है यदि हर बराबर होता है तो अपर लिमिट प्लस में होती है, सॉरी ऊपर जो अंश होता है प्लस में होता है तो जुड़ जाता है, माइनस में होता है तो घट जाता है। यहाँ से आई जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2i इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2। तो हर इनका समान है, लिमिट भी सेम है, तो यह आ जाएगा साइन एक्स प्लस का रूट कॉस एक्स अंडर रूट साइन एक्स प्लस यहाँ से अंडर रूट कॉस एक्स है तो यह आ जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स और dx। यदि देखें तो यहाँ पर अंश में और हर में जो वैल्यू है वो सेम है, तो अंश से हर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ से 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 1 dx। 1 का यहाँ पर समाकलन करेंगे, आपको पता है कि किसी कांस्टेंट वैल्यू का समाकलन करते हैं जिसके सापेक्ष करते हैं तो वही वैल्यू आ जाती है, यानी x के सापेक्ष कर रहे हैं यहाँ पर तो 1 का हो जाएगा x और लिमिट वही रहेगी 0 से पाई बाई 2। यहाँ से
लिमिट पुटअप करेंगे। तो यदि अपर लिमिट रखेंगे तो यह आ जाएगा 2i बराबर π/2 माइनस लोअर लिमिट 0 है, तो π/2 से 0 को माइनस करेंगे तो π/2 ही रहेगा, यानी 2i बराबर π/2 बचेगा। 2 इधर गुणे में है, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में चला जाएगा, तो i बराबर आपका आ जाएगा π/4। और यहाँ से आपको इंटीग्रेशन फंक्शन ही निकालना था। आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा। इसका अगला क्वेश्चन है, हाँ, 8 का ख नंबर का दूसरा सवाल है और ये बता दिया गया है यहाँ पर, यदि वक्र x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 बराबर a की पावर 2/3 का अभिलंब, देखो ये अभिलंब जो x अक्ष पर ये बोल रहा है, ये जो क्वेश्चन यानी ये चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिया गया, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आलेखी विधि द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत हल कीजिए। यहाँ पर ये भी देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है। आप लोगों को पता है कि रैखिक प्रोग्रामन का एक सवाल हर बार परीक्षा में जरूर से जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर व्यवरोध यानी जो समीकरणें दी गई है वो नोट कर लेते हैं। 9 का नंबर, तो पहली समीकरण है x प्लस 3y, यह इज लेस देन आर इक्वल 60 के। दूसरी है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल 10 के। अगली है x इज लेस देन आर इक्वल वाई और x इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0 और y इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0। यहाँ से और z बराबर अधिकतम या न्यूनतम मान के लिए दिया गया है 3x प्लस 9y। यहाँ से जो ये समीकरण है यानी ये जो व्यवरोध दिए गए हैं, सबसे पहले इनको हम समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ से दिए गए या दी गई असमीकाओं को दी गई असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर, और आप लोगों को ऐसे ही पेपर में लिखना है। तो पहले जो असमीका दी गई है इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे, यानी यहाँ पर x प्लस 3y जो है ये हो जाएगा x प्लस 3y इज लेस देन आर इक्वल है, तो इसको हम इक्वल में ही लिखेंगे, बराबर में 60 के। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरी समीकरण है x प्लस वाई, इसको भी बराबर में मान लेते हैं, ये बराबर में 10 के है तो 10 हो जाएगी, इसको समीकरण मान लेते हैं 2। अगली समीकरण है x बराबर y के है, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। और यहीं पर दिया गया है x बराबर 0, ये समीकरण हो जाएगी यहाँ पर 4। और y बराबर 0, तो इसको मान लेते हैं समीकरण 5। तो सबसे पहले समीकरण 1 को हल करते हैं और यहाँ से x और y के मान ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि जो असमीकाएं हैं इनको रैखिक प्रोग्रामन विधि से हल कीजिए और आलेख भी बनाना है। तो आलेख बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले x और y के मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट आपको पता है यह है x प्लस 3y बराबर 60 के। तो यहाँ से x है और ये y के लिए, यदि यहाँ पर हम x बराबर समीकरण 1 में x बराबर 0 मानेंगे तो जो y का मान होगा, तो देखो यहाँ पर x बराबर 0 रखेंगे प्लस 3y है बराबर में 60 की होगी, तो यहाँ से 3y बराबर 60 के। यदि यहाँ से y बराबर निकालेंगे तो 2 तिहाई
6 हो जाएगा, यानी y का मान जो आ जाएगा वो आएगा आपका 20। तो यहाँ से x बराबर 0 और y बराबर 20 आएगा। फिर x बराबर यहीं पर हम मान लेते हैं कि अब की बार y बराबर 0 मानेंगे तो y बराबर 0 रखेंगे तो ये पूरा 3y 0 ही हो जाएगा, यानी x का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 60। इसी प्रकार इसका हल करेंगे समीकरण 2 के लिए। तो समीकरण 2 के लिए निकाल लेते हैं। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 जो है वो है x प्लस वाई बराबर 10 के। इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, यहाँ से मान रखेंगे x और y के। एक बार यहाँ पर भी x बराबर 0 मानेंगे, तो जब x बराबर 0 मानेंगे तो आपको पता है यदि x 0 होगा तो y बराबर 10 आएगा। फिर सेकंड में y बराबर 0 मानेंगे, तो यदि y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान 10 आ जाएगा। तो यहाँ से x और y के मान निकल आए, और यहाँ से x बराबर 0 के है और y बराबर भी 0 के। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, x बराबर 0 के रखेंगे तो y बराबर 0 आ जाएगा, और y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर यहाँ पर 0 आ जाएगा। यहाँ से आगे अब यहाँ पर आलेख खींचते हैं। ये जो बिंदु निकले हैं इन्हीं बिंदुओं की सहायता से आलेख खींचेंगे। तो आलेख x और y के पदों में खींचना है, तो x और y में मान लेते हैं। आपको पता है ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है, तो इसको y अक्ष मान लेते हैं। और जो वैल्यू आई है इसमें 10 से स्टार्ट है, 20 है, इसलिए इसको हम 10 20 में ही मान लेते हैं। यानी यहाँ पर जो ये है ये इसका मूल बिंदु हो जाएगा 0,0। इसका फर्स्ट पॉइंट 10 मान लेते हैं, फिर 20, 30, 40, 50, ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। इसी प्रकार इधर x अक्ष पर भी 10, 20, 30, 40, 50, और यहाँ पर x अक्ष पर 60 है, तो यहाँ पर हम 60 अंकों तक इसको दर्शा लेते हैं। तो यह हो जाएगा यहाँ पर 60, यह आपका 60 आ जाएगा। तो इसका पहला जो बिंदु देखें यहाँ पर, तो x अक्ष पर 0 था तो y अक्ष पर 20 था, यानी ये यहाँ पर 20। तो इसको हम बिंदु A मान लेते हैं, और A बिंदु जो है ये दिया गया है आपका, इसके जो निर्देशांक हो जाएंगे बिंदु A के ये है 0,20। इसी प्रकार यदि देखें x जब y बराबर यहाँ पर y बराबर 0 है तो x बराबर 60 है, तो x अक्ष y अक्ष के लिए 0 है और x अक्ष के लिए 60 है, यानी इस बिंदु को हम बिंदु B मान लेते हैं और इसके निर्देशांक हो जाएंगे 60,0। तो यहाँ से इस 10 को और 60 को मिला देते हैं इस तरह से। फिर इसकी अगली समीकरण इसमें देखते हैं दूसरी। तो ये जो समीकरण आई है ये आपकी हो जाएगी x प्लस 3y बराबर 60। इसकी दूसरी समीकरण जो दी गई थी इसको जो सॉल्व किए थे, तो x बराबर 0 था तो y बराबर 10 था, तो ये आ जाएगा आपका। इसको हमने A माना था, ये बिंदु B हो गया, इस बिंदु को मान लेते हैं C। तो जो ये C बिंदु होगा इसके जो निर्देशांक हो जाएंगे ये होंगे 0,10। फिर y बराबर 0 था तो x बराबर 10 था, तो ये हो जाएगा आपका तीसरा बिंदु। अगला इसको मान लेते हैं D बिंदु और इसके निर्देशांक हो जाएंगे 10,0। तो यहाँ से इन दोनों को भी मिला देते हैं इस तरह से। और इसकी एक समीकरण और भी दी गई है, आपको पता है ये x बराबर y एक दी गई है, और यहाँ पर ये जो ये दूसरी समीकरण है इस समीकरण को भी लिख लेते हैं, यह है x प्लस y बराबर 10 के।
और ये जो x बराबर y दिया है, ये इसका मतलब ये होता है जो x बराबर y है, ये इसका एक सरल रेखा होगी जो इसके निर्देशांक यानी मध्य बिंदु से होकर जाएगी। तो इसके लिए जो रेखा यहाँ पर खींचेंगे वो कुछ इस प्रकार से जाएगी और ये हो जाएगी x बराबर y के लिए। तो यहाँ पर ये जो बिंदु मिल रहे हैं, इन बिंदुओं को, यहाँ से जो बिंदु मिल रहे हैं और जो इससे पहले दिए गए हैं उनको हम सॉल्व कर लेते हैं, बिंदु जो निकल के आए हैं यहाँ से। तो जो पहली समीकरण दी गई थी ये थी आपकी x + 3y इज लेस देन आर इक्वल 60। यहाँ से नोट कर लेते हैं, x + 3y इज लेस देन आर इक्वल 60 है। यदि x बराबर 0 रखें और y बराबर भी 0 रखें तो ये आपका आ जाएगा 0 इज लेस देन आर इक्वल 60, यानी जो 60 है वो 0 से बड़ा है। तो यदि 0 से बड़ा है तो आपको पता है यदि वैल्यू 0 से बड़ी है यानी ये सत्य है, तो ये सत्य है, तो ये जो इसका छायांकित भाग होगा ये अंदर की ओर को होगा, यानी कुछ इस तरह से। अगली समीकरण इसकी दी गई है, अगली समीकरण जो दूसरी थी वो थी x + y। x + y जो था ये था इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0, इज ग्रेटर देन आर इक्वल 10 के थे। यहाँ पर यदि x बराबर 0 रखें और y बराबर भी 0 रखें यानी 0 + 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल 10 के, तो ये आ जाएगा 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल 10 के, यानी ये क्या है, असत्य है। जो 10 का मान है वो क्या 0 से छोटा है, तो ये बात असत्य है। तो असत्य के लिए जो छायांकित भाग होगा ये बाहर की ओर को होगा। तो ये वाली जो लाइन हमने ड्रा की थी ये इसके निर्देशांक थे x + y बराबर 10 के, तो ये जो लाइन होगी ये बाहर की ओर यानी ऊपर की ओर को होगा इस तरह से, इस तरह से। तो यहाँ पर जो इसका देखें तो इसका मेन जो छायांकित भाग है वो ये वाला मिल रहा है, तो ये वाला भाग इसका छायांकित भाग हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके निर्देशांक निकाल लेते हैं इन बिंदुओं के। तो यदि इस बिंदु के हम निर्देशांक निकालें इस समीकरण, तो ये देखो ये दोनों समीकरण है, यदि इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ा दें तो कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ से इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका मान यहाँ से आएगा कुछ, x + y बराबर 10 और x + 3y बराबर 60 के। यहाँ से यदि निकालेंगे बिंदु के निर्देशांक तो एक निर्देशांक यहाँ पर निकलेगा आपका, तो x + 3y ये बराबर 60 के है, x + y ये बराबर 10 के है। यदि यहाँ से x और y के निर्देशांक निकालेंगे यानी इसको माइनस करेंगे तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, 3y से y जाएगा तो आपका ये 2y बचेगा और 60 से 10 जाएगा तो ये आपका 50 बचेगा। यानी y बराबर निकालेंगे तो 25 दूना 50 होता है, तो y बराबर आपका आ जाएगा 25। अब y बराबर 25 इसका मान यहाँ पर रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा समीकरण 2 में, यानी x + y बराबर 10 है, यहाँ पर y बराबर 25 रखेंगे तो यानी x + 25 बराबर 10 के है। तो यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10 - 25, तो x बराबर आपका बचेगा -15, यानी इसका एक मान जो आ गया है ये आया है आपका x बराबर -15 है तो 15, 25 हो जाएगा। इसी प्रकार इसके आगे मान निकालेंगे, इस बिंदु के निर्देशांक निकाले तो ये बिंदु जो है ये इस रेखा से जा रहा है और इस रेखा को काट रहा है, तो यहाँ पर यदि इसके निर्देशांक निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 15, 15। तो यहाँ से इस बिंदु के निर्देशांक रख के हम निकाल लेते हैं यहाँ से z का मान। आगे इसी में एक मिनट और थोड़ा सा, यहाँ पर ये जो निर्देशांक आपके आए हैं ये थे इस बिंदु के निर्देशांक आपके, तो यहाँ से इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये जो निर्देशांक होंगे आपके
ये हो जाएंगे इस बिंदु के लिए, और ये इस बिंदु के निर्देशांक है -15, 25। और इसी प्रकार यदि हम इस बिंदु के लिए निकालेंगे तो इस बिंदु के लिए जो निर्देशांक आएंगे वो आ जाएंगे आपके, ऐसे हल कर लेते हैं, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसका आगे। तो यदि हम हल करेंगे तो ये जो समीकरण है ये x प्लस वाई बराबर 10 के है, तो x प्लस वाई हमें इस बिंदु के निर्देशांक चाहिए। तो इस बिंदु के लिए ये रेखा जो है x प्लस वाई है और ये इसको कट कर रही है, तो यहाँ पर इसके निर्देशांक यानी x प्लस वाई बराबर 10 के है, और जो ये सीधी रेखा गई है आपको पता है ये x बराबर y के है। तो यहाँ पर यदि हम x बराबर y के रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका y प्लस वाई बराबर 10 के होगा, तो यहाँ y 2y हो जाएगा, ये बराबर 10 के। यदि यहाँ से हम y बराबर मान निकालेंगे तो y बराबर यानी 2y है, 2y से हम 10 को भाग देंगे तो y बराबर 5 आ जाएगा, और x बराबर y x के बराबर है, तो यहाँ से x का मान भी 5 ही आ जाएगा, यानी इसका जो मान होगा इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो आपके आ जाएंगे 5, 5। यहाँ पर हमें निकालना है z का अधिकतम व न्यूनतम मान। तो z के अधिकतम व न्यूनतम मान निकालने के लिए यहाँ पर 3 पॉइंट मिल गए हमें, इन्हीं तो 3 पॉइंटों से निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो इसका पहला पॉइंट है वो आपका मिलना था -15, 25, अगला है 5, 5, अगला है 15, 15। इन्हीं बिंदुओं पर निकाल लेते हैं इसका अधिकतम और न्यूनतम मान। तो यहाँ से z बराबर एक साइड बना लेते हैं, यहाँ से शीर्ष के निर्देशांक और z बराबर जो वैल्यू दी गई है उसको रख लेते हैं। z बराबर है 3x प्लस 9y, यहाँ से मान रखेंगे इसका। इसका जो पहला मान है वो था -15, 25, -15, 25। तो -15, 25 रखेंगे तो z बराबर आ जाएगा, x का मान 15 है यानी 3 गुणे -15 प्लस 9 गुणे y का मान है 25। तो 15 × 45, तो यह आ जाएगा -45, और 25 का गुणा हम 9 से करेंगे तो ये 9 × 5 = 45 और 9 × 2 = 18, 18 × 4 = 22 यानी 225। ये प्लस का यहाँ पर साइन होगा। तो यदि हम 225 से 45 को माइनस करेंगे तो ये आपका यहाँ पर बच जाएगा, ये 5 से 5 जाएगा, 0 ही बच जाएगा। और यहाँ पर 20 से यहाँ से 12 से हम 4 को माइनस करेंगे तो ये आपका बचेगा 8, यानी ये बचेगा आपका 180। तो z का मान जो आएगा ये आ जाएगा आपका 180। दूसरी इसकी वैल्यू क्या थी 5, 5, तो 5, 5 के लिए निकालेंगे। तो 5, 5 के लिए z बराबर ये आपका आ जाएगा 3 गुणे 5 प्लस 9 गुणे 5, तो 5 × 15 प्लस 9 × 6 = 45, ये आपका आ जाएगा 10 और 4 × 1 = 5, यानी आपका आ जाएगा z बराबर 60। तो z बराबर आपका यह आ जाएगा 60। अगली इसकी एक वैल्यू और थी, वो थी 15, 15 के लिए। तो यदि z बराबर रखेंगे 3 गुणे x का मान भी 15 है और y का मान भी 15 रखेंगे यहाँ पर, तो 15 × 45 और 15 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 6 = 45 इधर, और 9 × 1 = 9, तो इधर आ जाएगा आपका 9 × 4 = 13। इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10 और 7 यानी 170। तो z बराबर आपका यहाँ से आ जाएगा 170। तो यहाँ से 5, 5 10 हो जाएगा और 4, 3 7, और यहाँ से देखिए एक हासिल भी बच रहा था इसका, तो ये आपका आ जाएगा 180। तो यहाँ से आपका न्यूनतम और अधिकतम मान निकालना था। तो यहाँ पर यदि देखें न्यूनतम मान तो 60 बराबर ये आपका हो जाएगा न्यूनतम मान
और यहाँ पर z बराबर इसके z बराबर 180 पर हो जाएगा इसका अधिकतम मान। आई होप आप लोगों की ये समझ में आया। इसका अगला क्वेश्चन है, ये भी 8 नंबर का ही क्वेश्चन है, लॉग में है। दिया गया प्रारंभिक रूपांतरणों के द्वारा आव्यूह ए बराबर, ये जो मैट्रिक्स दी गई है यानी आव्यूह दिया गया है का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। आपको पता है जो व्युत्क्रम होता है वो ए इनवर्स होता है, तो यानी यहाँ से हमें ए इनवर्स का मान निकालना है। तो सबसे पहले नोट कर लेते हैं क्वेश्चन इसका, यह है 9 का ख नंबर। ए बराबर मैट्रिक्स दी गई है 2 5 0 0 1 1 -1 0 3। यहाँ से ये जो मैट्रिक्स दी गई है ए इनवर्स यानी इसका व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है, तो व्युत्क्रम आव्यूह ए इनवर्स होता है। और ए इनवर्स निकालने के लिए आपको ज्ञात करना होगा यहाँ से ए इनवर्स बराबर एड जॉइंट ए बटे में मॉड ए। तो सबसे पहले यहाँ से मॉड ए निकालते हैं। यदि मॉड ए, जो मॉड ए की वैल्यू होगी ए इज नॉट इक्वल टू 0 की होगी, तब इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करेंगे। यदि ये मॉड ए इज इक्वल 0 की होगा तो इसको हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। तो इसको हल करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से मॉड ए निकालते हैं इसका। तो मॉड ए बराबर ये हो जाएगा 2 5 0 0 1 1 -1 0 3। तो यहाँ से मॉड ए निकालने के लिए इसका किसी एक रो या कॉलम के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं। तो इसका हम R1 के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं। लिखेंगे R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, यदि R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे यहाँ पर तो 2, आपको पता है कि यहाँ से इसके सामने वाली जितनी भी है यानी जितने भी अवयव है वो बंद रहेंगे, इनको क्लोज कर देते हैं यहाँ से। तो ये आपका बचेगा 1 1 0 3। तो इसका गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, माइनस 0 से करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, -0 रखेंगे। तो 0 के सामने ये वाली लाइन है, इधर ये लाइन है, तो ये इनको छोड़कर 3 × 5 = 15, -0 का 0 से करेंगे 0 ही रहेगा, -1 है तो -1 रखेंगे, इधर ये बंद रहेगा, ये 5 एकम 5, -1 का 0 से करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 2 गुणे 3 से 0 माइनस करेंगे तो 3 ही रहेगा, और 0 से पूरा गुणा करेंगे तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा। ये बचेगा -1 और गुणे में 5, तो 2 तिहाई 6 माइनस का 5 एकम 5, 6 से 5 को हम माइनस करेंगे तो ये 1 बचेगा। यदि यहाँ से देखें तो जो मॉड ए है इज नॉट इक्वल टू 0 की है। यदि ये इज नॉट इक्वल टू 0 का है तो इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, यहीं से हम निकाल लेंगे यहाँ से सहगुणनखंडज यानी एड जॉइंट ए। तो एड जॉइंट ए मान का निकालने के लिए यहाँ पर निकाल लेते हैं आव्यूह। आव्यूह ए के सहगुणनखंडज। आव्यूह ए के जो सहगुणनखंडज होंगे यहाँ से, तो b बराबर इसको मान लेते हैं, ये आएगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर जो होगा ये a11 a12 a13 a, दूसरी रो में तो a21 a22 a23 a31, ये तीसरी रो हो जाएगी a32 और a33। इसको सॉल्व करना इससे पहले हमने बताया है। और यहाँ पर जो a बराबर दिया गया है फंक्शन नोट कर लेते हैं। जो a बराबर है वो है आपका 2 5 0 0 1 1 -1 0 3। तो यहाँ से a11 पहले निकालेंगे, फिर a12 का मान, a13 का, a21 a22 a23, फिर a31 a32 और a33 का मान निकाल लेंगे। आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो b बराबर यहाँ से मान निकालेंगे सबसे पहले a11, और यहाँ पर ये जो अवयव के क्रमांक दिए गए हैं इनको यदि हम जोड़ेंगे, यदि ये प्लस में होंगे, यदि इनको जोड़ने पर सम संख्या आएगी यानी तो यहाँ पर आगे प्लस लगेगा, यदि इनको जोड़ने पर विषम आएगा तो माइनस लगेगा। तो 1 1 को जोड़ेंगे तो 2 आ रहा है यानी ये सम संख्या है। तो यहाँ पर यदि पहला पद ले रहे हैं यहाँ से, तो पहला पद ये वहाँ है, इसको लेंगे तो इसके सामने ये बंद रहेगा, इसके सामने की रखा है, जो बचेगा उसको नोट कर लेते हैं 1 1
03। A12 को देखें तो यहाँ 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ रहा है, 3 विषम है इसलिए माइनस लगा देंगे आगे। यहाँ से इस पद की बात हो रही है तो इसके सामने ये बंद रहेगा, आपका बचेगा 5003। A13 यानी -1 इस पद की बात हो रही है तो इसके सामने ये इसको छोड़कर ये आपका बचेगा 5011। और यहाँ पर 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, ये सम संख्या इसलिए ये प्लस में ही रहेगा। A21 यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो A21 5 है, इसके सामने ये पद बंद रहेगा। तो यहाँ पर देखो 2 में 1 जोड़ेंगे तो ये विषम संख्या आ रही है इसलिए माइनस लग जाएगा, तो ये आपका बचेगा 2 0 -1 और 3। 2 में 2 जोड़ेंगे 4 सम संख्या है तो इसका यानी इसके सामने प्लस ही रखेंगे तो इस पद की बात हो रही है। यहाँ से देखिए हम 21 की बात कर रहे थे, ये मिस्टेक हो गया है। यहाँ से 21 तो इसके सामने ये वाला बंद रहेगा और ये बंद रहेगा तो आपको ये पद मिल जाएगा माइनस का 0 1 -1 3। और इस पद की बात करेंगे तो इसके सामने ये और ये बंद रहेगा तो ये 2 0 -1 3। फिर यहाँ पर 2 में 3 जोड़ेंगे तो ये भी विषम संख्या है इसलिए माइनस लग जाएगा यहाँ पर। तो इस पद की बात हो रही है यानी इसके सामने ये वाला पद और ये वाले पद बंद रहेंगे तो ये आपका बचेगा 2 0 0 1। इसी प्रकार तीसरी रो के लिए निकाल लेते हैं। तो तीसरी रो में जो पहला अवयव है 3 1 यानी 3 + 1 करेंगे तो सम संख्या 4 मिलेगी तो इसके सामने प्लस ही रहेगा। तो इस पद की बात हो रही है इसके सामने ये पद ब्लॉक रहेगा तो आपका ये बचेगा 0 1 -1 0। यहीं पर A32 निकालेंगे तो A32 यानी 3 में 2 जोड़ेंगे तो ये 5 आ जाएगा और 5 माइनस का इसलिए यहाँ पर माइनस लग जाएगा। इस पद के लिए निकालेंगे तो ये पद पूरा बंद रहेगा इसके सामने ये, तो ये आपका बचेगा 2 5 और -1 0। 3 3 यानी 3 में 3 जोड़ेंगे 6 6 सम संख्या इसलिए यहाँ पर प्लस ही रखेंगे। इस पद की बात हो रही है तो यहाँ पर बच रहा है 2 5 0 और 1। आगे इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर आपको पता है कि इसका त्रिया गुणा करेंगे 1 का 3 के साथ और 0 का 1 के साथ। जब इसका हम 1 का 3 से करेंगे तो प्लस ही रहेगा, लेकिन जब इसका हम दोबारा 0 का 1 से करेंगे तो ये माइनस के साथ गुणा होता है। तो b बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पर b बराबर आएगा 3 एकम 3 माइनस का 0 माइनस 3 × 5 = 15 -0 और इधर 5 का 1 से करेंगे तो 5 एकम 5 -0 माइनस 3 का 0 से करेंगे 0 ही रहेगा। फार्मूले का माइनस ऑलरेडी माइनस लगा इसलिए प्लस हो जाएगा। 1 का 1 से गुणा करेंगे 1 ही रहेगा। 2 तिहाई 6 और 1 का 0 से करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। इधर 2 का 1 से करेंगे 2 एकम 2 -0। तीसरी रो के लिए 0 का 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 का 1 से करेंगे 1 + 1 माइनस 2 का 0 से करेंगे 0 और प्लस का 5 एकम 5। यहाँ पर 2 एकम 2 -0। और आप लोग इसको नोट जरूर करते रहिएगा। b बराबर आपका मान आ गया यहाँ से 3 -15 5 -1 6 -2 1 -5 और 2। तो आपको पता जो ऐड जॉइंट ए होता है वो बी के परिवर्त के बराबर होता है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं b डैश या फिर ऐड जॉइंट ए लिखते हैं और इसी का b डैश ए पर निकाल लेते हैं। तो ऐड जॉइंट ए जो होगा ये बराबर होगा आपका b डैश के, और जो b डैश होता है ये इसका परिवर्त होता है। और आपको पता है जो इसका परिवर्त होता है वो रो का कॉलम में और कॉलम का रो में हो जाता है। तो पहली रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो 3 -15 और 5। दूसरी रो को कॉलम में चेंज करेंगे -1 6 -2। तीसरी रो को भी कॉलम में चेंज करेंगे तो 1 -5 और 2।
ये आ गया ऐड जॉइंट ए का मान। अब यहीं से निकालना है हमें ए इनवर्स, क्योंकि इसका व्युत्क्रम आव्यूह पूछ रहा है, तो व्युत्क्रम जो आव्यूह होता है वो ए इनवर्स होता है। तो यहाँ से मान निकालेंगे। ए इनवर्स का फार्मूला आपको पता है, जो ए इनवर्स होता है, ए इनवर्स बराबर होता है ऐड जॉइंट ए बटे में मॉड ए के होता है। आपको पता है जो ए का मान है वो 1 आया है, तो यहाँ पर 1/1 लिखेंगे, और ऐड जॉइंट ए का मान है 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 और 2। यहाँ से आपको पता है यदि 1 का हम किसी से गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो वो संख्या ही रहती है, यानी जो ए इनवर्स का मान होगा वो जितना ऐड जॉइंट ए है उसी के बराबर होगा। तो यहाँ से ए इनवर्स बराबर मान आ गया है 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 और 2। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। धन्यवाद।